नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज सबसे पहले हम बंगाल में बीजेपी की शक्ति साधना का खबरदार में विश्लेषण करेंगे, जिससे टीएमसी की शक्ति का संतुलन गड़बड़ाता जा रहा है। आज अमित शाह के 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे का पहला दिन था, जिसकी शुरुआत उन्होंने कोलकाता में श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम पहुंचकर की, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दोपहर में अमित शाह मिदनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिवार से भी मुलाकात की। करीब 1:30 बजे अमित शाह देवी महामाया मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना के बाद अमित शाह ने मिदनापुर के बेलूजुरी गांव में एक किसान परिवार के घर पर खाना खाया। ये अलग अलग तस्वीरें आज अमित शाह के दिन भर पश्चिम बंगाल के दौरे की आप देख रहे हैं। खाना खाने के बाद करीब 3 बजे वो मिदनापुर कॉलेज मैदान पहुंचे और उस कार्य को संपन्न किया जिसके लिए वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हुए थे। मिदनापुर की रैली में उनका स्वागत करने के लिए कुछ बेहद खास मेहमान हाजिर थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम था शुभेंदु अधिकारी का, जो टीएमसी से इस्तीफा दे चुके थे। अमित शाह ने ममता के खासम खास रहे पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ज्वाइन करवाई। शुभेंदु के अलावा बंगाल के 10 और विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें से 5 विधायक टीएमसी के हैं। वैसे जिस तरह से बीजेपी बंगाल विजय से पहले टीएमसी विजय के अभियान पर चल पड़ी है, वो ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। आज अपने बंगाल दौरे के पहले दिन अमित शाह ने जता दिया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देना, फिर मिदनापुर में मां सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा करना, फिर स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देना। इसके बाद देवी महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करना। अमित शाह के 2 दिवसीय बंगाल दौरे के पहले दिन के मेन्यू में ये तो सिर्फ स्टार्टर थे। मेन कोर्स तो इसके बाद शुरू होना था, जिसका थाल सजा था मिदनापुर कॉलेज मैदान में। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस की थालियों को थोड़ा और खाली कर दिया और इस प्रकार बीजेपी की जो थाली सजकर तैयार हुई, उसमें बंगाल की जीत का स्वाद चखने को आतुर बीजेपी के मुंह में बंगाली रसगुल्ले की चाशनी भर गई। बनश्री माइती, पंटाई, तापसी मंडल, एमएलए हल्दिया। हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। धन्यवाद माननीय स्वराष्ट्र। वैसे तो बंगाल में बीजेपी की थाली में सबसे ज्यादा रत्न टीएमसी से तोड़कर जड़े जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में लेफ्ट और कांग्रेस के नगीने भी जड़े हैं और इसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल हो गया, जिन्हें ममता बनर्जी के ताज का कोहिनूर माना जाता था। जाहिर है ममता बनर्जी छटपटा रही हैं, लेकिन दिखा भी नहीं पा रही। ममता बनर्जी की यह छटपटाहट देखकर बीजेपी को बड़ा मजा आ रहा है। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। जिस तरह चुनाव की सीटें जीती जाती हैं, उसी तरह बीजेपी इन दिनों उन नेताओं का दिल जीतने में जुटी है जिनका दिल अपनी पार्टियों से ऊब गया। ये ममता बनर्जी के लिए खतरे का वो सायरन है जिसे आज अमित शाह ने जोर से बजाया है। कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी।
और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को पता है कि टीएमसी को हराना है तो न सिर्फ उसकी ताकत घटानी पड़ेगी, बल्कि उसकी ताकत को अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। यही बीजेपी के बंगाल विजय अभियान का रोड मैप है। बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ, यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का, मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, ममता दीदी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए। वैसे बीजेपी की पारखी नजर को मानना पड़ेगा कि जिसे वो गुंडों की पार्टी के तौर पर प्रचारित करती है, उसमें भी उसने ईमानदार और कर्मठ नेताओं की फौज न सिर्फ ढूंढ निकाली, बल्कि उन्हें आजाद करवाकर अपना भी लिया। भाई शुभेंदु, उनके सारे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए, इनके साथी, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमपी एमएलए, उनके साथी, ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। बीजेपी टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाती है, बीजेपी नेताओं पर हमले का आरोप लगाती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के संगीन इल्जाम लगाती है, लेकिन सबसे ज्यादा नेता भी टीएमसी के ही तोड़ रहे हैं। आखिर ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। खैर, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। ममता बनर्जी ने तो अभी ठीक से लड़ना शुरू भी नहीं किया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे। कोरबो लोड़बो जीतबो, यानी कि करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये शब्द पश्चिम बंगाल में काफी प्रचलित हैं। बीजेपी ने भी इस मंत्र को अपनाया है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके। बीजेपी का मंत्र है लोड़बो जीतबो, यानी कि विपक्षी पार्टियों को एक तरफ जहां तोड़ने की रणनीति काम की जा रही है बीजेपी की ओर से, ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे भी और बंगाल का चुनाव जीतेंगे भी, जिसके लिए आज बीजेपी के हाथ एक तुरूप का इक्का लग गया है। वो तुरूप का इक्का शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्हें ममता बनर्जी का सबसे करीबी माना जाता था। वो आज से ममता बनर्जी के खिलाफ हुंकार भरने के अधिकारी हो गए हैं। आज बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने इस अधिकार का जमकर इस्तेमाल किया है। भारत सरकारेर मंत्री देवश्री चौधरी महाशय সেইটা পাঠিয়েছেন আমাকে, আমি নিচে লিখলাম, বন্ধু আমি যখন যা করি নিষ্ঠার সঙ্গে করি, সেখানে গিয়ে বলবো গোলাবাজ ভাইপো হাঁটাও, বন্দে মাতরম। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দাস দামোদর দাস মোদী जिंदाबाद, আমার বড় ভাই দাদা মাননীয় অমিত শাহ जी जिंदाबाद। अमित शाह के नेतृत्व में बंगाल में बीजेपी की माला में आज टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के हीरे मोती जड़ गए, जिसमें टीएमसी के पूर्व कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी सबसे ज्यादा चमक भी रहे थे और चहक भी रहे थे। আমাকে একটা ভিডিও পাঠালেন লোকসভা নির্বাচনের আগে
তৃণমূলের কর্মী হিসেবে আমি বিজেপি হটাও ভারত বাঁচাও স্লোগান দিয়েছিলাম, সেইটা পাঠিয়েছেন আমাকে। আমি নিচে লিখলাম, বন্ধু আমি যখন যা করি নিষ্ঠার সঙ্গে করি, তৃণমূলের কর্মী ছিলাম, তৃণমূলের হয়ে করেছি। बीजेपी में शामिल होते ही शुवेंदु टीएमसी के खिलाफ हुंकार भरने के जन्म सिद्ध अधिकारी हो गए, वरना कल तक वो टीएमसी में ममता के बाद दूसरे नंबर के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। शुवेंदु इस्तीफा देने से पहले तक बंगाल में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री थे। साल 2007 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस नंदीग्राम आंदोलन ने बंगाल में लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका था, उस आंदोलन का शिल्पकार शुवेंदु अधिकारी को ही माना जाता है, जिस वजह से ममता बनर्जी को बंगाल का सिंहासन हासिल हुआ था। भारत माता की जय हिंद। शुवेंदु अब बंगाल में बीजेपी की जीत के शिल्पकार बनने को तैयार है। जिंदाबाद আমার বড় ভাই দাদা মাননীয় অমিত শাহজি জিন্দাবাদ। নমস্কার। আজকে কালকে যাচ্ছি মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে, সেখানে গিয়ে বলবো তোলাবাজ ভাইপো হাঁটাও, তোলাবাজ ভাইপো হাঁটাও, তোলাবাজ ভাইপো হাঁটাও, বন্দে মাতরম। বাংলা বাঁচবে না, অর্থনীতি শেষ হয়ে গেছে। ममता जाहिर भले ही ना करें, लेकिन शुवेंदु के जाने से उनका सिंहासन डोला तो जरूर होगा। वो एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। এটা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয়, उनके पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। शिशिर अधिकारी मनमोहन सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं। शुवेंदु के छोटे भाई दिवेंदु अधिकारी कांती सीट से टीएमसी सांसद हैं। शुवेंदु खुद 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 65 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर अधिकारी परिवार की मजबूत पकड़ है। जाहिर है शुवेंदु अधिकारी को टीएमसी से तोड़कर बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ को मजबूत करने का इंतजाम कर लिया है। आज बंगाल में कुल 11 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन शो स्टॉपर तो शुवेंदु ही रहे। शुवेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जो शुवेंदु ममता बनर्जी के सबसे नजदीकी नेता माने जाते थे, वो आखिर बीजेपी के इतने करीब कैसे और क्यों आ गए? বনশ্রী মাইতি কোনটায় दरअसल टीएमसी में ये सुगबुगाहट तेज है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही हैं और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं। ये बात शुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो अब बीजेपी के लिए फायदे की बात साबित हो रही है। যেন যায় সেই রকমই আওয়াজ করুন, भारत माता के। इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। 4000 টাকা 2000 টাকার চাকরি। शुवेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़ना ममता दीदी के लिए जोर का झटका है। उन्हें इस बात का तो डर जरूर होगा कि अब टीएमसी के कई और नेता शुवेंदु के पद चिन्हों पर चलते हुए बीजेपी में चले जाएंगे। बीजेपी का टारगेट भी यही है। बीजेपी के लिए अमित शाह की बंगाल यात्रा का पहला दिन बेहद सफल रहा। बीजेपी कह रही है कि बंगाल में उसके भर्ती अभियान की अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। बीजेपी इस बात से खुश है कि जब ओपनिंग इतनी ग्रैंड है तो फाइनल मैच कितना रोमांचक होगा। आज तक ने इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत भी की है, जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुनिए।
गृह मंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। इलेक्शंस को अभी भी 4 या 5 महीने बाकी हैं, पर जो घमासान है यहाँ का वो शुरू हो चुका है। क्या आपको परिवर्तन का दौर नजर आ रहा है सर? बिल्कुल, यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं पहले भी बंगाल आया, 1-1.5 महीने पहले, आज भी आया हूँ। सुबह से जब से मैं निकला हूँ मैंने जनता को रोड पर देखा है। आज ये मेदिनीपुर के अंदर भी रास्ते में पूरा रोड शो हो, इस तरह का स्वागत मेदिनीपुर जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं का करा। छो नृत्य करते हैं, फूल फेंकते हैं और ये स्वयंभू भीड़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आप एक किसान के घर पर आए हैं तो ये सवाल तो बनता है, कृषि कानूनों के बारे में प्रधानमंत्री खुद सामने आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है लोगों को और किसानों को, खासतौर पे उनसे कहा है कि इसमें ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है जिससे किसी का नुकसान हो, किसी किसान का नुकसान हो। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं, पर जो किसान हैं दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पे अब भी डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इतना नहीं कहा, ये तो कहा ही है कि इस कानूनों से किसानों का कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, अपितु फायदा होने वाला है। साथ साथ ये भी कहा है कि आप मुद्दों पर चर्चा करिए, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। बिंदुवार चर्चा करिए, कौन सा प्रावधान किस एक्ट का किसानों के खिलाफ उनकी समझ से है वो बताएं। अगर कहीं पर भी ऐसी चीज है तो सरकार उसमें बदलाव करने के लिए भी तैयार है, खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। देश भर के किसान का समर्थन मिल रहा है। पंजाब के किसान वहां बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं सभी किसान भाइयों को अपील करना चाहता हूं कि आप सरकार के साथ वार्ता करिए, बिंदुवार वार्ता करिए और आपके मन में जो भी संदेह है इसके लिए एक बार चर्चा करिए। सरकार का मन खुला है। देश के प्रधानमंत्री ने जब स्वयं कहा है तो सबने इस पर भरोसा करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकार इस बात पर एक बार सोच के देखे कि इस घमासान के चलते इसके इम्प्लीमेंटेशन को टाल दे, थोड़ी देर के लिए कमेटी बनाए, सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर और बातचीत करे, क्योंकि जो लॉकजाम है वो टूटना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने दे ही दिया है और परसों जब मैटर आएगी, जब भी मैटर लिस्ट होगी, फिर से एक बार देंगे। सर, बंगाल के ही विषय पर अगर आपसे बात करें तो ममता बनर्जी का कहना है कि यहाँ पर जो है भाजपा एक इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। जब अमित शाह जाते हैं खुदीराम बोस के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए या स्वामी विवेकानंद के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए, वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं, पर ये है तो आउटसाइडर्स। नहीं, अमित शाह को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है ना। ममता जी के खिलाफ चुनाव तो मेरा बंगाल का कार्यकर्ता लड़ेगा, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बंगाल का इसी मिट्टी का मानुस होगा। कौन होगा सर? जो भी होगा, मगर मैं तो यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ और मैं बंगाल की जनता से बातचीत नहीं कर सकता क्या? हमारी राजनीति इतनी संकीर्ण हो जाएगी? ये तो बंगाल का संस्कार नहीं है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की भूमि है जो पूरे विश्व को अपना घर मानती है। इतनी संकीर्ण राजनीति कभी भी ये भाषा बंगाल में पहले नहीं बोली गई। फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ममता जी आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, वो ही आपको हराएंगे और अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की ही मिट्टी से मिलेगा। एक सैलाब सा आ रखा है सर, भाजपा में इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा जो है पैसे का इस्तेमाल कर रही है। नहीं, देखिए, सबका मोह भंग हुआ है, स्वप्न भंग हुआ है। मां मिट्टी और मानुस का नारा लेकर जो निकले थे, उन्होंने तुष्टीकरण, टोलबाजी का नजारा देखा है। कहीं पर भी विकास नहीं हुआ, कहीं पर सोनार बांग्ला की दिशा में जाता हुआ बंगाल नहीं दिखता है। सब लोग निराश हो चुके हैं। इतना भय होने के बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ही यह है कि इनके लिए अब सहन करने की सारी सीमाएं टूट गई है। भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में? हमने तो रखा ही है 200 पार और पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप डीजीपी, सीएस इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं 3 आईपीएस ऑफिसर्स का, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के यू गोइंग अगेंस्ट इट, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहे हैं।
मैं इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, उन पर किसी भाजपा शासित राज्य पे हमला हुआ तो वो क्या करती? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है, हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक दायरे में ही अपना काम कर रही है, मगर कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी इन पावर के अध्यक्ष जब दौरे पे हो आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित न करो? क्या आप इससे भय फैलाना चाहती हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, मगर आज भी हम मैदान में डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक हमारा सोनार बांग्ला का लक्ष्य पूरा नहीं होता। ये सिक्योरिटी लैब्स क्या आप मानते हैं सर कि डिलिबरेट है एक तरह से? मैंने ऐसा नहीं कहा। जब वो लोग कल गए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस से डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी के सामने और उन्होंने चर्चा करी, रिपोर्ट आएगी मेरे पास तब मैं देखूंगा इसको। सर, भाजपा का जो एक प्रतिनिधि दल है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी कहा कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो जाना चाहिए, यहां तक कि मॉडल कोड भी जल्द से जल्द अंडर सेक्शन 15 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले इलेक्शन से। क्या इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं होती है। भाजपा कार्यकर्ता का एक मत है यहाँ की परिस्थिति को देकर। यहाँ की परिस्थिति जिस प्रकार की है उसमें यहाँ के यूनिट को लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो जनमत बनाने के समय से ही कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। इस पर निर्णय इलेक्शन कमीशन ने करना है। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपको क्या कहना है सर बतौर गृह मंत्री? देखिए, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 1.5 साल के अंदर 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। और हर हत्या में क्या हुआ इसका एक व्हाइट पेपर वो बंगाल की जनता के सामने रखे। कितनों में अरेस्ट हुई, कितने में चालान फाइल किए गए, कितनों को सजा दिलाई गई, तो बंगाल की जनता को सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी और परिणाम आएगा तब ममता दीदी को भी मालूम पड़ जाएगी कि बंगाल की जनता हिंसा पसंद नहीं करती। ममता दीदी, तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी शायद जनवरी महीने से 600 रैलियां कर दे, पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगी, जो कि उनका यूएसपी रहा है इससे पहले भी। तो भाजपा इसे किस तरह से देखती है? नहीं, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। सभी दलों ने अपना विचार चुनाव में जनता के सामने रखना चाहिए, हम भी हमारा विचार रखेंगे। वो भी इतना है कि हमारी रैली होने दे बस। उनकी रैली तो हो जाएगी क्योंकि वो पावर में है, मगर दूसरी पार्टियों की रैलियां जब होती है तो ना परमिशन मिलती है, ना हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन मिलती है, ना भीड़ को आने की परमिशन मिलती है। गांव में रोक दिया जाता है, रोड पर रोक लिया जाता है। तो ममता दीदी अपनी रैली करे मगर दूसरों को भी करने दें। एक ममता दीदी और इस लोकेशन को जोड़ते हुए सवाल है सर कि आप एक किसान के घर में भोजन कर रहे थे इस वक्त। ममता दीदी जो पावर में आई 2011 में, एक किसानों की नेत्री के तौर पर आई, नंदीग्राम और शिंगूर के बलबूते पर आई, तो आप लगता है वो इमेज, वो परसेप्शन आप ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तो दिखाई पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ 6,000 रुपया इनको नहीं मिलता है क्योंकि ममता दीदी रोककर बैठ गई। उनको भय है 6,000 रुपया इनको घर पहुंच गया तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। भाई, आपके नाम से भेज दो, मगर ये किसानों को जो मोदी जी सहायता भेजते हैं वो सहायता तो उनको मिलने दो। एक आखिरी सवाल सर, किसानों से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने वो मीटिंग ली थी पूसा में जिससे काफी उम्मीदें थी कि जो लॉक जैम है वो टूटेगा। अब आप क्या कहते हैं सर, आपको क्या दिशा दिख रही है इसका? मुझे तो अभी भी आशा है कि मुद्दों पर चर्चा होगी और इस गतिरोध खत्म होगा। आप कोशिश करेंगे कि आप उनको बुलाएं दोबारा से? जरूर, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अगर वो नहीं आए तो क्या होगा सर? मैं नहीं मानता, वो आएंगे और बातचीत भी होगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जो आज तक से एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे, उन्होंने किसानों के बारे में बताया, कृषि कानूनों के बारे में बताया और इस बारे में भी बताया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही है ममता सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कैमरामैन संजय समीर के साथ पौलमी साहा, मिदनापुर से आज तक के लिए। आप देख रहे हैं खबरदार। एक तरफ बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने अंतर्कलह से निपटने और नए सियासी जंग के लिए तैयार होने की कवायद में जुटी हुई है। आज सोनिया गांधी ने पार्टी के बड़े नेताओं को बैठक के लिए बुलाया था। इन नेताओं में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने वाले भी शामिल थे। बैठक का एजेंडा विरोधी गुटों को भरोसे में लेने का। पार्टी के सामने सवाल यह है कि सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या राहुल गांधी नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं?
सूत्रों के मुताबिक बैठक में सोनिया गांधी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। सोनिया आम सहमति से अध्यक्ष पद का फैसला लेना चाहती हैं। इसके लिए विरोधी गुट की मांगों पर विचार करने के लिए पार्टी तैयार हो गई है। इसका मतलब यह भी हुआ कि कांग्रेस में विरोधी गुट के लिए आज का फैसला फौरी रूप से बड़ी जीत मानी जा रही है। चार महीने के इंतजार के बाद आखिरकार सोनिया गांधी कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे से मिलने को तैयार हुई। बैठक का एजेंडा उसी खत से लीक हुई बातों पर तय था, यानी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, कब होगा और कैसे होगा। कांग्रेस में विरोध का झंडा उठाए नेताओं के एक दल ने 10 जनपद को बता दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सोनिया गांधी के सरकारी निवास 10 जनपद पर शनिवार सुबह बैठक शुरू हुई। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, अंबिका सोनी, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कमलनाथ की शिरकत के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी शामिल हुए, लेकिन सबकी नजर गुलाम नबी आजाद पर टिकी रही। गुलाम नबी आजाद उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग उठाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आजाद ने खुलकर अपनी बात रखी, साफ साफ बता दिया कि पार्टी में बड़ा बदलाव वक्त की मांग है। पार्टी को एक अदद चुनावी जीत की सबसे ज्यादा जरूरत है और पार्टी को एक फुल टाइम नेतृत्व की तलाश है। बैठक के दौरान असंतुष्ट खेमे के कुछ नेताओं ने कहा कि अध्यक्ष पद और CWC के लिए चुनाव होने चाहिए। वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। इशारा साफ है कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति तभी बनेगी जब आजाद खेमे के नेताओं को पार्टी में तवज्जो और सम्मान मिलेगा। यानी कांग्रेस में विरोध का झंडा उठाए नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की मांग दोहरा दी है। यानी सूत्रों के हवाले से सोनिया गांधी पार्टी में आम सहमति से अगला अध्यक्ष चुनने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया है कि जनवरी के अंत और फरवरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश भी होगी। पार्टी के फैसलों में विरोधी खेमे की मांग को अहमियत दी जाएगी, उनकी बात सुनी जाएगी। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव होगा, कांग्रेस में आत्ममंथन के लिए चिंतन शिविर होगा। इन फैसलों से 3 बातें साफ हैं। पहली ये कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार के बाद आत्ममंथन के लिए तैयार है। दूसरी ये कि फैसलों में विरोधी खेमे की बातों को अहमियत दी जाएगी। और तीसरी और सबसे अहम कि सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस जन पूरे देश का सब राहुल गांधी जी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, उनकी आकांक्षा है जी। और उनकी आकांक्षा से श्री राहुल गांधी जी परिचित हैं, उनकी वो उसको भली प्रकार जानते हैं। और मैं एक बात जानता हूं कांग्रेस के एक सिपाही के तौर पर कि गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की जो परंपरा है देश के लिए और समाज के लिए चुनौतियों को ग्रहण करने की, राहुल गांधी जी उस परंपरा के ध्वजवाहक हैं, उसके झंडा बरदार हैं। शनिवार की बैठक में ये साफ हो गया कि गांधी परिवार को इस बात का एहसास हो चुका है कि पिछले 1 साल के दौरान पार्टी जिस तरह से चल रही थी उसे लेकर नेताओं के बीच गहरे मतभेद हैं, जिन्हें जल्द दूर किया जाना चाहिए। यही वजह है कि शिमला और पंचमढ़ी की तर्ज पर चिंतन शिविर की तैयारी शुरू हो गई है, ताकि पार्टी की आगे की दशा और दिशा तय की जा सके। बैठक में राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष तो चुनाव से ही आएगा और वो पार्टी में दी गई हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार भी हैं। राहुल के नाम पर उस वक्त और बल मिला जब नए अध्यक्ष पद के लिए विरोधी गुट ने भी राहुल के नाम पर सहमति जताई। मेरे समेत कांग्रेस के 99.9% साथियों का ये मानना है कि श्री राहुल गांधी, जिन्होंने निर्भीकता से न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वर्षों से कार्य किया है, परंतु मोदी सरकार को निडरता और निर्भीकता से उनसे लोहा लिया है, जनता के मुद्दे उठाए हैं। वो लॉकडाउन हो,
वो प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो, वो किसानों के अधिकारों पर हमला हो, राहुल गांधी जी ने सबसे आगे बढ़कर लोहा लिया है और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए वही एक सांझे उम्मीदवार हैं। 10 जनपद में हुई बैठक में जब ये मांग उठी कि राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व संभालें, तो राहुल गांधी ने कहा कि देश की विचारधारा को नष्ट करने की कोशिश हो रही है और कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा, जिस लड़ाई में वो अपने सहयोगियों के साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। कुल मिला के बागी नेताओं से बात करके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से विरोध के स्वरों को शांत करने की कोशिश की है। कांग्रेस अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से अब तक हार का सिलसिला जारी है। पार्टी के सामने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस हर हाल में इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने को बेताब है। ये वजह है कि नाराज चल रहे पार्टी नेताओं को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या बाहर से। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आनंद पटेल, आज तक। यानी सोनिया गांधी अध्यक्ष का चुनाव तो चाहती हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के नाम पर पार्टी में आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही हैं। विरोधी गुटों की मांगों पर तवज्जो देना इसी रणनीति का हिस्सा है। उधर सूत्रों के मुताबिक विरोधी गुट अपनी मांग को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, यानी वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में सर्दी जो सितम ढा रही है, उसके पीछे बड़ी वजह है पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और अगले कुछ दिनों में मौसम और बिगड़ सकता है। यानी पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी और बारिश होगी, मैदान में ठंड से उतनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी होते ही धरती पर सफेदी छा गई। पेड़, पहाड़, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से कई स्थानों पर राहत तो कई जगहों पर आफत की खबरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर हिमाचल के लाहौल घाटी की है। भारी बर्फबारी के बाद रास्ता बंद हो गया। 12 किलोमीटर तक बीमार शख्स को परिवार के लोग स्ट्रेचर पर उठाकर लाने को मजबूर हुए। लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा और किन्नौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इलाकों में और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, औली और बागेश्वर में भयंकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड है, सब कुछ जम रहा है। सर्दी का आलम यह है कि श्रीनगर की मशहूर डल झील में बर्फ की हल्की परत जम रही है। न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री के स्तर तक पहुंच गया है। कश्मीर में ठंड सबसे जो ज्यादा तब महसूस होती है जब डल झील शुरू करता है जमना। इसकी शुरुआत झील के किनारों पर होने लगी है। हम इस वक्त डल झील में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सुबह का वक्त है, लेकिन किस तरह से जो है डल झील जो है किनारों पर जमने लगा है। और जब डल झील श्रीनगर का जमने लगेगा तो ठंड का अंदाजा और तापमान का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत का तापमान बदल गया है। हर कोई ठंड से ठिठुर रहा है। शीतलहर चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ठंड हड्डियों के पार चली जा रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ तापमान लुढ़ककर पुराने रिकॉर्ड तोड़ने लगा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़ककर 3 डिग्री तक पहुंच गया। पूरी राजधानी शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी।
हमारे यहाँ पर जो है एक तो कोल्ड डे कंडीशंस भी बनी हुई हैं दिल्ली में खासकर, और आगे आने वाले दिन की बात करें दिल्ली की खासकर तो अब जो है ये 18 और 19 यानी आज और कल तक ही ऐसा रहेगा। उसके बाद में थोड़ा मिनिमम तापमान और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यानी कि आज और कल जो है थोड़ा ठंडा रहेगा, और उसका मुख्यतः कारण ये भी है कि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। हालांकि वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, चुटपुट उसका असर 20 से 22 के बीच में दिखेगा हिमालय क्षेत्र के ऊपर। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बर्फबारी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को कपकपा रही है। पंजाब में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर राजस्थान में भी ठंड रिकॉर्ड तोड़ सकती है। राजस्थान के चूरू में तापमान 0.1 डिग्री तक लुढ़क गया है। पाली में शीतलहर से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। फतेहपुर शेखावटी में मानो रेगिस्तान जम गया है। वाराणसी के मंदिरों में देवताओं को गर्म कपड़े पहना दिए गए हैं। अमृतसर में कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। तापमान गिरने से उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो। उधर 17 दिसंबर को कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी थी। आज किसानों ने उसी चिट्ठी का जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। किसानों की ओर से चिट्ठी का जवाब दिया गया है। पीएम मोदी ने भी अपील की थी। आंदोलन के हाईजैक के आरोपों पर यहां पर किसानों की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री के खत का भी जवाब दिया गया है और ये कहा है कि राजनीतिक दलों का कोई भी दखल इन कृषि आंदोलन में बिल्कुल नहीं है। सरकार किसान आंदोलन को बदनाम ना करे। किसानों की ओर से ये तमाम बातें आज कही गई हैं। पीएम मोदी की अपील पर किसानों का ये खुला खत है। आंदोलन के हाईजैक के आरोपों पर किसानों की ओर से आपत्ति जताई गई है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्हें ये माफी आखिर क्यों मांगनी पड़ी है, क्या है पूरा मामला, देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से बिना शर्त माफी मांगी है। यह मामला वर्ष 2019 के मानहानि केस का है। दरअसल पिछले साल एक अंग्रेजी मैगजीन में लेख छपा था, जिसमें दावा किया गया था कि नोटबंदी की घोषणा के 13 दिन बाद एनएसए डोभाल के बेटे विवेक ने केमैन आइलैंड में एक कंपनी का पंजीकरण करवाया था। जयराम रमेश ने भी मैगजीन में प्रकाशित लेख के जरिए कही गई अपमानजनक बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई थी। इसलिए उनके खिलाफ भी आपराधिक अवमानना का मामला दायर किया गया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान जयराम रमेश ने माफीनामे में कहा, मैंने विवेक के खिलाफ बयानबाजी की थी और चुनाव के माहौल में कई बयान दिए थे। मुझे ऐसा करने से पहले उन्हें वेरीफाई करना चाहिए था। मुझे ये बात माननी होगी। एनएसए डोभाल के बेटे विवेक ने इस माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। Ramesh had conducted a press conference on January 17, 2019, where he had made several unfounded and defamatory accusations against me and my family. We decided to pursue the matter in the court of law and file a criminal defamation case against Mr. Jairam Ramesh. He extended an unconditional apology to the court and to us for his actions. We have accepted the apology and have decided not to legally pursue the matter further. माफीनामे के बाद जयराम रमेश के खिलाफ विवेक डोभाल ने मुकदमा वापस ले लिया है। हालांकि मैगजीन के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलता रहेगा। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।